मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 11वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है जैविक खाद एवं जैव ईंधन। इस पार्ट पर आते अपन ने पिछले लेक्चर में काफ़ी चीज़ को आपने कवर की। आज की वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे जैविक खाद के अंतर्गत 3 प्रकार की खाद आपने स्टडी कर रखी है और 2 प्रकार के खाद इसमें आ रही है, एक तो हरी खाद और एक आ रही है आपके खली खाद। तो बेसिकली आज इस पार्ट का अंतिम वीडियो लेक्चर है, जो 7वें नंबर पे आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि जैविक खाद का बेसिक तात्पर्य होता क्या है, तो सिर्फ आप जनरली जानते भी हैं कि जैविक खाद मतलब जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के अवशेषों द्वारा प्राप्त की जाती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीव जंतुओं का उसमें विशेष योगदान रहता है। तो आपने पढ़ रखा है, एक तो पढ़ी आपने गोबर खाद, दूसरी पढ़ी कंपोस्ट खाद, और तीसरी पढ़ी थी आपने वर्मी कंपोस्ट खाद। आज अपन पढ़ेंगे हरी खाद और एक आपके आएगी 4वें नंबर पे हरी खाद, और 5वें नंबर पे आपके आ जाएगी खली की खाद, खली खाद। तो ये 5 प्रकार के आपके क्या दे रखे माइनस दे रखे। तो उसके अंतर्गत आप देखते हैं अलग अलग खाद की अलग अलग विशेषताएं किस प्रकार से डिवाइड की जाती है और उनका अलग अलग में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिलते रहते हैं। जनरली आप जानते हैं कि गोबर खाद क्या होती है, किस प्रकार की क्या स्टेप थे, कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, गोबर कब छुड़ा हुआ होता है। तो काफी चीजों को आपने एक एक चीज को विस्तार से किया था। कंपोस्ट खाद जीव जंतु, सूक्ष्म जीव जंतुओं या जीवाणु द्वारा कोई बड़े जीव जंतु या पेड़ पौधों को क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और नष्ट करके छोटे छोटे सरल अणुओं को डिवाइड करके कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यह है वर्मी कंपोस्ट खाद या केंचुआ खाद, जो जितने भी प्रकार के आपके जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनको केंचुओं द्वारा खा के नष्ट किया जाता है। केंचुओं द्वारा जो छोटे छोटे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गोलियों में त्याग किया जाता है और वही गोलियों को कलेक्ट करके अपन क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों खाद के बारे में आपने विस्तार से स्टडी पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, क्रमबद्ध रूप से आपने समझा भी और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो लेक्चर देखा भी होगा और काफी मैटर को आपने कवर करने का प्रयास किया होगा। तो आज अपना टॉपिक है वो हरी खाद। नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है। हरी खाद का मतलब हरे कौन होते आपको के गोल्डन ऑफ अर्थ, धरती का सोना किसे कहा गया है या धरती का श्रृंगार किसे कहा गया है, तो पेड़ पौधों को, या ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो भी क्या है ग्रीन गोल्ड वृक्ष, ग्रीन गोल्ड को धरती का श्रृंगार, धरती का श्रृंगार या ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड कौन है? वृक्ष। पेड़ पौधे ही धरती का श्रृंगार है तथा ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी, तो ये बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। तो उन पर ही आधारित आपके हरी खाद जनरेट की जाती है। पेड़ पौधों को ही काम में लेके पेड़ पौधों की पत्तियों को या पूरी पूरी उन शाखा को या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेड़ पौधों को डिपेंडेंटली खाद जनरेट की जाती है। और खली की खाद तथा हरी खाद दोनों पेड़ पौधों पर आधारित खाद बताई गई, जबकि गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद ये जीव जंतुओं पर आधारित खाद थी। तो देखिए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हरी खाद के बारे में। हरी खाद क्या है, किस प्रकार से बनती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन इस
विस्तार रूप से स्टडी करेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे खली खाद, और इसके साथ में आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर बाद में अपने 12वें पार्ट में एंटर करेंगे जो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। 12वें पार्ट को पढ़ने से पहले 1-2 प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित भी 2-3 प्रयोग भी आपके सामने पेश करके आपको मैं बताऊंगा। देखिए हरी खाद को अपन शुरू कर रहे हैं। हरी खाद देखिए आप देखते हैं बेसिकली हरी खाद के बारे में नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट मृदा में दबाना, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़े तथा मृदा की भौतिक दशा में क्या हो, सुधार हो। तब अपन क्या कहते हैं, हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट मृदा में क्या करते हैं, या जुताई कर देते हैं या उसको डायरेक्ट दबा देते हैं। पौधों को दबाने की प्रक्रिया ही हरी खाद देना कहलाता है, या हरी खाद के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रही, मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए हरी फसलों को खेत में जोतना एक सामान्य प्राचीन विधि से काम होता आ रहा है। आपने देखा होगा कि खड़ी फसल में डायरेक्ट खेत की जुताई की जाती है, ये प्राचीन काल से देखने को मिलता आ रहा है। आपने भी देखा होगा घरों में कि कभी कभार जब वर्षा ऋतु आती है या जैसे वर्षा ऋतु पूरी होने के बाद में शरद ऋतु आती है, तब आपके थोड़ी बहुत मात्रा में फसल मान लो अवशेष पीछे रह जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट खड़ी फसल में जुताई कर लेते हैं, आप डायरेक्ट खेड़ाई कर लेते हैं। जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं हड़ियाँ बोल्ड वहाँ खेत में खड़ा हुआ है और डायरेक्ट उड़ने ऊपर करते हुए लगाने की प्रक्रिया, वो एक प्रकार का प्रोसेस प्राचीन है। ये कंडीशन क्या बता रखी, प्राचीन। तो आप सामान्य घर के आसपास देखते रहते हैं कि मतलब डायरेक्ट खड़े फसल में या खड़े पौधों पर डायरेक्ट जुताई करके उनको मृदा में दफनाया जाता है या दबाया जाता है, ताकि मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़े तथा मृदा की भौतिक दिशा में क्या हो, सुधार देखने को मिलता है। ये प्रोसेस लेटेस्ट नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है, परंतु इसमें मध्य में देखें तो काफ़ी इसमें थोड़ा बहुत क्या हुआ, चेंजेस हुआ, परंतु फिर वापस जैव कृषि रसायन के अंतर्गत कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए इसको वापस प्रायोरिटी देते जा रही है। आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधों की उर्वरक क्षमता डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग होती है, और उनकी उर्वरक क्षमता के अनुरूप ही पौधों को जमीन में दबाना चाहिए। ऐसे नहीं पौधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कोई उनका कोई बेनिफिट नहीं, और उल्टा मृदा में दफना दोगे और वो सड़ेंगे भी नहीं, तो फिर बाद में उसका कोई हरी खाद के रूप में उसका बेनिफिट नहीं हो पाए। तो हरी खाद में नॉर्मली पौधे ऐसे सेलेक्ट करना जो मृदा उर्वरक क्षमता बढ़ाए तथा आसानी से अपघटन होने की क्षमता भी रखते हो। देखिए सिंपल सी परिभाषा आपको पूछे हरी खाद की क्या है, तो आप इतना बता देना कि अवांछित हरे पादप अवशेष या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने तथा मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए डायरेक्ट जुताई करना या दबाना ही हरी खाद के नाम से जाना जाता है। हरी खाद देने की विधियाँ क्या है, किस प्रकार देते हैं, सिंपल सा प्रोसेस, या तो सिट्टू विधि होगी या पत्तियां विधि। सिट्टू विधि का मतलब आपने फसल मान लो खड़ी है, खड़ी फसल जैसे बाजरे की ऋतु चल रही है वर्षा ऋतु, तो उसमें आपने मान लो फसल को कटिंग कर ली, ऊपर से मान लो क्या कर लिया, फसल को आपने ले ली, और फिर बाद में मान लो ऊपर से कटिंग करने के बाद में नीचे रहती जड़ा के रूप में, तो जड़े एक प्रकार के लगे सिट्टू। तो ये सिट्टू ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, ग्वार या बस्से या सेम ऐसे पौधे होते हैं, उनको आप ऊपर से कटिंग कर दो और नीचे सिट्टू का सिट्टू रहेगा जैसे जड़ के रूप में, तो उनको डायरेक्ट ऐसा नहीं जमीन से खुद के बाद निकाल नहीं, डायरेक्ट जमीन के अंदर रहने दो और डायरेक्ट इसके ऊपर क्या करते हैं अपन जुताई कर लेते हैं। तो ये सिट्टू विधि के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल। और एक एक पत्तियों पर आधारित पौधों की पत्तियों को डायरेक्ट मृदा में डाल के मृदा की ऊपरी सतह पर डाल के फिर बाद में उसमें क्या कल्टीवेटर चला देते हैं ताकि वो भी डायरेक्ट क्या हो जाएगी मृदा में मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से अपन पदार्थों को या पौधों के अवशेषों को मिलाकर मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जनरली आप जानते हैं, देखिए हरी खाद देने की सिट्टू विधि, सिट्टू विधि का मतलब पौधे को ऊपरी भाग से कट कर देते हैं और निचले पार्ट में जो बसा हुआ पार्ट सिट्टू के नाम से जाना जाता है, सट्टों, अपने सामान्य भाषा में कहोगे सट्टों। देखिए इस विधि में अंतर्गत हरी खाद देने की फसल को फूल आने की पूर्व अवस्था तक तथा बाद तक उगाया जाता है और खड़ी फसल को उस मिट्टी में पलटने वाले हल से दबा दिया जाता है।
और डेसा, ग्वार, सने, लेबिया अलग अलग प्रकार के पौधों के लिए विधि उपयुक्त मानी जाती है। ग्वार है, डेसा है या सने है, तो ग्वार को ऊपर से अपन कट कर देते हैं और जो नीचे बचे हुए सट्टू के रूप में होते हैं उनको डायरेक्ट मद्दा में दबाया जाता है। तो ग्वार को आपने देखा भी होगा, ऐसे ग्वार को थोड़े जमीन से खुदाई करके नहीं निकालते हैं तो सेम टू सेम सट्टू के रूप में उसमें पीछे रह जाते हैं। दूसरा है हरी खाद देने में पत्तियों विधि, हरी पत्तियां विधि, तो डायरेक्ट पत्तियों को इस विधि के अंतर्गत हरी खाद की फसलों को एक खेत में उगाकर दूसरी जगह की मिट्टी में दबा दिया जाता है अथवा पेड़ पौधों की पत्तियां, शाखा आदि एकत्रित करके खेत में दबाई जाती है। ये विधि ऐसे क्षेत्र में उपयोग ली जाती है जहाँ पर जल का क्या हो, अभाव हो। कि पत्तियां विधि काम आती, कहाँ काम आती, जहाँ पर जल का अभाव हो वहाँ पे काम आ जाती। एक साइड मान लो पौधों को बो दिया आपने, फिर बाद में उनकी कटिंग करके डायरेक्ट दूसरे भाग में उसको वापस दबा देते हैं और फिर बाद में दूसरे साल उस साइड में बोते हैं और फिर बाद में उस साइड में एक पलटे वर्ग मतलब क्रमबद्ध रूप से एक प्रोसेस चलाते रहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सिट्टू विधि तथा हरी पत्तियां विधि के नाम से दो प्रकार की हरी खाद देने की विधियां प्रचलित हैं। उसके बाद में हरी खाद की मुख्य फसलें कौन कौन सी, एक तो दलनी फसलें और एक आती है अदलनी फसलें। दलनी फसलों के अंतर्गत दलनी पौधे आते, दाल जिससे बनती हो, मूंग है, उड़द है, अर है, ग्वार है, सोयाबीन है, तो ये मतलब काफी पौधे जो दलनी फसलों के नाम से जाने जाते हैं। इनको डायरेक्ट भी आप पौधों को मर्दा में दबा सकते हैं। दूसरे अदलनी फसलें राई, जौ, जई, तूरिया, सरसों, मक्का और आप बात करें सूरजमुखी, कई प्रकार के ऐसे पौधे हो सकते हैं जिनको आप डायरेक्ट मद्दा में क्या कर सकते हैं, खड़ी फसल को आप दबा सकते हैं। और दबाओगे तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद में मद्दा में ऑटोमेटिकली उनका अपघटन हो जाता है और मद्दा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। देखिए जो आपके सामने मेट्रो ऑप्शन करवा रखा है उसको एक बार इसका शॉट ले लीजिए। फिर बाद में आगे अपन देखने जा रहे हैं कि हरी खाद की फसलों के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होनी चाहिए, विशेष क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। हरी खाद के पौधों की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हर प्रकार के पौधों को अपन हरी खाद के नाम से नहीं जानते हैं, हर प्रकार के पौधों को हरी खाद नहीं बनाई जा सकती। कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं, उसको अपन हरी खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, आगे अपन बढ़ रहे हैं। देखिए आगे आप देखते हैं हरी खाद की फसल के सामान्य क्या क्या गुणधर्म होने से, इसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, उसको देखिए। हरी खाद की ये विशेषता होने से फसलों की फसल की वृद्धि अधिक हो, वृद्धि युक्त हो, पौधा ग्रोथ करता रहे ताकि जितना पौधा जितना फैलेगा, जितने ग्रोथ वृद्धि करेगा, शाखा पत्तियां व पादप के अलग अतिरिक्त भाग जितने फूलेंगे उतना पौधा अधिक फैलेगा, उतनी उसकी पत्तियां अधिक होगी और सारे वानस्पतिक भाग क्या होने से मुलायम होने से। इम्पोर्टेंट बात है कि उनको मुलायम होंगे तो वो उनका अपघटन जल्दी होगा और मुलायम नहीं हुए तो फिर अपघटन नहीं हो पाएगा, तो फिर हरी खाद के रूप में काम नहीं आता। तो वानस्पतिक भाग क्या होने से मुलायम हो और अत्यधिक हो तथा आसानी से उपलब्ध हो। पौधा फलीदार युक्त हो, क्योंकि फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कई प्रकार के जीवाणु भी पाए जाते हैं। तो पौधा फलीदार होगा तो कई प्रकार के जीवाणु की उपस्थिति होने की वजह से उनका आसानी से मृदा में उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इनका बीज सस्ता व आसानी से उपलब्ध होने की टेंडेंसी हो, बीज आसानी से उपलब्ध हो जाए, सस्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि महंगे हो, पौधे एकदम क्या हो सरलता से उपलब्ध हो जाए। फसल मृदा उर्वरकता बढ़ाए, जितनी भी हरी फसल है वो मृदा उर्वरकता को बढ़ाए तथा जल की आवश्यकता कम हो, ऐसे ही हरी खाद को आपको सिलेक्ट करना है। रोग प्रतिरोधक तथा कीट प्रतिरोधक होना आवश्यक है। मान लो पौधा आपने लगाया नहीं और उससे पहले फिर वो विभिन्न प्रकार के रोग तथा कीटों से ग्रसित हो जाएगा तो फिर बाद में वो हरी खाद का काम ही नहीं आएगा। तो इनमें ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होना जरूरी है। मिट्टी में उपयोगी अवशेषी भाग को छोड़े, एक ऐसे उपयोगी अवशेषी भाग को छोड़ना नेसेसरी हो जाता है। अवशेषी भाग उन्होंने छोड़े तो किसी भी प्रकार का पौधा काम का नहीं। आपने पूरी मेहनत की, सारा टाइम दिया, परंतु पौधे में किसी भी प्रकार का पार्ट रहता भी नहीं तो फिर बाद में उनको इतना बेनिफिट नहीं दे पाएंगे।
दिमाग बात रहेगी। बेसिकली देखिए एक बात पुनः कि फसल खूब बढ़ने वाली तथा खूब पत्तियों वाली तथा शाखादार युक्त हो, ताकि प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलाए, अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर मिले। फसल के वनस्पतिक भाग मुलायम होने से ताकि आसानी से सड़े। वनस्पतिक भाग क्या हो? मुलायम। फसल फलीदार होने से, क्योंकि इन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, इनमें रहने वाले बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में भूमिका भी निभाते रहते हैं। इनका बीज सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, ये भी गुण ध्यान में रहे। फसलों की जड़ें नीचे की ओर गहराई तक जाए, मिट्टी को भुरभुरी बना सकें, ताकि पोषक तत्वों को मृदा में ऊपर की ओर लाया जा सके। हरी खाद ऐसी हो जो कम उपजाऊ मृदा पर भी सफलतापूर्वक उगा सके तथा जल की कम आवश्यकता हो। मृदा की उर्वरक क्षमता तो बढ़े और उनको विशेष प्रकार की कोई कंडीशन हो या उर्वरकता की जरूरत ही नहीं होती, कम उर्वरकता वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है, और परंतु उनको जल की कम से कम आवश्यकता हो, ये ध्यान रखते हुए पौधे को वहां पे लगाना चाहिए, चयन करना चाहिए। और कई प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता युक्त हो, कीटों से भी सुरक्षा खुद कर सकता है, और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होने पर भी अपने आप को बचाने में उस क्या हो, विषम परिस्थितियों में भी अपना स्वयं को जीवित रखने की क्या हो, क्षमता हो। ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना आवश्यक होता है। फसल चक्र में उसका उचित स्थान होना चाहिए। फसल की तैयारी में अधिक समय नहीं लगता हो, इस प्रकार के प्रबंध को देखकर आवश्यक पौधों को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं मान लो हरी खाद के लिए आपने पौधे अभी लगाए और 10 साल के बाद में वो काम आए, तो फिर बाद में वो हरी खाद के रूप में काम नहीं करेंगे। फिर पौधे कम समय में पनपे और कम समय में उनका सदुपयोग करके उसको काम में ले सके। 1-2 महीने में आपके पनप गए पौधे और फिर बाद में उनको मिट्टी में दबा दो, तब तो वो आपके लिए बेनिफिट हरी खाद का काम करेंगे। बाकी फिर लंबा समय ले, पानी भी डालते रहो, सब करते रहो, फिर बाद में उसका उतना बेनिफिट नहीं होता है। मिट्टी में उपयोगी भाग अवशेष को छोड़ें, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको उसमें छोड़ें ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े। तो इस प्रकार से अपने स्टडी की हरी खाद क्या होती है, इसके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, किस प्रकार से बोई जाती है, किस प्रकार के पौधों का चयन किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, तो उसको आपने स्टडी किया। अगला बिंदु अपना है वो है खली की खाद। खल जो अपने सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, खल कहते हैं ना, कि रायड है या तेल है, इनको आप जब सिंपल से कहते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीनरी या घानी पे ले जाते हैं, घानियों पे उनको तेल निकालने के बाद में बसा हुआ अवशिष्ट पार्ट क्या कहलाता है, खल कहलाता है। तो इसको आप जानते भी है और समझते भी है। तो देखिए खल खाद किस प्रकार से काम की होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो एक बार हरी खाद के आप फसल के आवश्यक गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपना आगे देखते हैं खल की खाद। देखिए आगे आप देखते हैं खली की खाद, मतलब सिंपल सा वर्ड है, नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि खल बनाना। खल मतलब जैसे सरसों है, तेलन है, इनमें से तेल निकालने के बाद में जो बसा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खल के नाम से जाना जाता है। घानी पे आपने देखा होगा तेल निकालने की घानियां अलग अलग होती है, मशीनों के माध्यम से तेल निकलता है। तो पिसाई के बाद में जो बसा हुआ शेष पार्ट होता है वो क्या होता है, खल। और खल एक इम्पोर्टेंट खाद होती है और उसको अपन खेत में डालें तो इससे पोषक तत्व भी बढ़ते हैं और मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है, परंतु ये बहुत महंगी खाद होती है। ये जनरली सामान्य हर स्थान पे मिलती भी नहीं, और जो मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है और तब अपन हर स्थान पे इसका प्रयोग नहीं कर पाते। जनरली अपने यहाँ पे संलग्न कम है, परंतु जहाँ पे तेल उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे डायरेक्ट इसको अधिक मात्रा में देखने को इसका प्रयोग मिलता है। खली की खाद होती कैसे, वो दिमाग में आगे बात कि सरसों या तेलन में से तेल निकालने के बाद बसा हुआ अवशिष्ट पदार्थ या पार्ट क्या कहलाता है, खल के नाम से जाना जाता है। और इसको अपन खेतों में डालते हैं तो खली की खाद के नाम से कहते हैं। खली की खाद या खल खाद सांद्र कार्बनिक खादों के वर्ग में आती है। हाई क्वालिटी का कार्बनिक उर्वरक या खाद प्रयोग करते हैं उसकी तुलना में भी क्या बताएगी, बेटर बताएगी। खली की खाद में नाइट्रोजन का स्तर गोबर तथा कंपोस्ट खाद की तुलना में उच्च बताया गया है।
या हायर क्वालिटी उच्च क्वालिटी की खाद बताई गई। पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम भी देखने को मिलते हैं। उस मात्रा में पोटेशियम तत्व एनपीके पौधों के लिए आवश्यक जितने भी प्रकार की खाद बनती है उसमें एनपीके की मात्रा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो एनपीके का स्तर इसमें क्या होता है, हायर। आगे देखते हैं खली की खाद मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। बेसिकली देखते हैं आपने, एक तो खाद्य खली और दूसरा अखाद्य खली। और नामों से उदाहरण से आपको समझ आता है जो खाने में काम आने वाले खाद्य पदार्थ हैं और उनसे बनने वाली खली खाद्य खली, और एक है अखाद्य खली जिसको अपन नहीं खाते। जैसे अरंडी, अरंडी अपन खाने में काम आती नहीं, परंतु अरंडी का तेल तो आता है काम में। अरंडी का तेल खाने में काम नहीं आता, परंतु हर स्थान पे एक प्रकार सौंदर्य उद्योग में या सिकनाई में या ग्रीस उत्पन्न करने में वहाँ पे इसको डायरेक्ट अपन काम में लेते रहते हैं। तो ये एक तो खाद्य पदार्थों से बनने वाली खली वो कहलाई खाद्य खली, और एक है अखाद्य खली। निमोलिया तेल, नीम की जो आप देखते हैं निमोलिया आती है ना फल, तो उनको भी उनके अंदर बीज होते हैं, उनको भी पीस के जो बनाई जाती है खली, तो उनसे निमोलिया से निकलने वाला तेल बहुत पावरफुल होता है। और उसको मान लो आपके सिर दर्द है या बालों की समस्या है, मान लो बाल मतलब सफेद होने का डर है या बालों में जुए पड़ने की संभावना है, तो उसमें निमोलिया तेल डाल दिया जाए तो फिर आपकी सारी समस्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मुआ जो एक प्रकार का औषधियों में काम आने वाला तेल है। मुआ का तेल विभिन्न प्रकार की मालिश करने में काम आता है। डायरेक्ट नट घुटनों या जॉइंटों में दर्द है तो मुआ का तेल अपन काम में लेते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप देखते हैं नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है, खाद्य खली खाने वाले पदार्थों से बनने वाली, और अखाद्य जो खाने में काम नहीं आती परंतु इसको भी अपन खल के रूप में खेत में डाल सकते हैं। दिमाग बात आएगी। आगे देखते हैं खलियों का प्रयोग करने का प्रोसेस क्या है। खली को खेत में डालने के बाद में उनके अपघटन के लिए मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक बताया गया है। इन्हें शिक्षित तथा पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। खली का बुआई तथा पूर्व तथा कूट पीस कर चूर्ण बना लेना चाहिए। तो इनका प्रोसेस क्या बता रखा है कि कब किस समय डालें, क्या प्रोसेस रखें, तो उसके लिए डालने के लिए आपको बताया जा रहा है। प्रयोग करने की विधि तो अपन आप जानते हैं कि जब खली है पेड़ पौधों के इम्पोर्टेंस पार्ट होते हैं और उसमें से निकलने वाले पार्टिकल होते हैं, तो उनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के लिए सड़ने के लिए अधिक मात्रा में आपको टाइम लगेगा। तो जहाँ पे वर्षा अधिक हो, नमी मतलब इसका प्रयोग किया जाना उचित बताया जाता है। जब भी डालें तब इसका क्या बना दें, सूरण बना दें। सूरण बना के फिर डालें और मद्दा मिलाने के बाद मद्दा में नमी होने से थोड़ी बहुत मात्रा में बारिश भी होती रहे तो भी अच्छा इसका प्रयोग बताया गया है। एक साथ ऐसा नहीं पूरे खेत में एक साइड में एक ढगला कर देते आप, तो फिर ऐसा नहीं, पूरे खेत में समान मात्रा में इसको बिखेरे। खली में जितनी अधिक मात्रा में तेल होगा उतना ही मृदा में अपघटन देरी से होगा। तब तेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खली की खाद में मतलब तेल एकदम तेल रहित खाद होनी चाहिए। तेल होगा, जितना तेल अधिक होगा उतना उसका अपघटन धीरे होगा और उतना पोषक तत्व मृदा में क्या मिलेंगे, आवश्यक पोषक तत्व कम मिलेंगे। तो अपघटन जितना तीव्र होगा तो उसका मृदा को डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो ये ध्यान रखें तेल खली में क्या हो, कम से कम। देखिए खली का प्रयोग या उपयोग बुआई से पूर्व भी अपन कर सकते हैं, पश्चात भी कर सकते हैं। तो प्रयोग करने का प्रोसेस क्या दरकार है, बुआई से पूर्व कैसे करते हैं उसके बारे में देखिए। मुआई की खली के अतिरिक्त सभी खलियों को सूरण बुआई के 10-15 दिन पूर्व खेत में प्रयोग करते रहते हैं। खाद्य खली हो चाहे अखाद्य खली हो, ओनली फॉर मुआ प्रजाति के पौधों की खली को छोड़ के बाकी वाले को आप बुआई से 10-15 दिन पहले काम में ले सकते हैं। मुआ की खली का प्रयोग बुआई के लगभग 2 माह पूर्व करना चाहिए और मुआ का मान लो बुआई से पहले करना प्रयोग तो 2-3 महीने पूर्व करो, ताकि ये क्यों, इसकी खली में बहुत तेल की मात्रा अधिक चिकनाई युक्त होती है, तब इसको अपघटन होने में अधिक समय लगता है। खलियों को खेत में बिखर कर हल्की जुताई करके मिट्टी में मिला देना उचित बताया गया है। खली को मृदा में मिलाने के बाद में हल्की जुताई करके बिखेर दे और व्यवस्थित रूप से उसमें मृदा में मिला दे। बुआई पश्चात, अब मान लो बुआई से पूर्व नहीं करके पश्चात कर रहे हैं
बुआई से पूर्व कर रहे तो ऐसा करें ताकि मतलब पूर्ण रूप से उसका अपघटन हो। ऐसा समय निर्धारित करते हुए डालें कि मान लो खाद्य खली या खाद्य खली डाल दे तो उसका अपघटन का समय ध्यान रखें और 10-15 दिन पहले बुआई से डालें। परंतु मुआ प्रजाति के पौधे की खली डाल दे तो वो लगभग 3-4 महीने पहले डालें ताकि उसका पूर्ण अपघटन हो सके। अब बुआई के पश्चात अंकुरण पश्चात पौधों में जमने के बाद में पौधे मान लो एकदम सही व्यवस्थित अंकुरित होकर जम जाते हैं, उग जाते हैं, तब इसका प्रयोग बारीक पीस के सुरण के रूप में इसका प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। कंदमूल वाली फसलों में मिट्टी सड़ाते समय खली का प्रयोग करना उचित बताया गया है। कंदमूल वाली फसलें होती हैं जिसमें कंद लगते हैं, आलू जैसे, तो उनमें खली देते समय कब डालें? जब उनके चारों तरफ मिट्टी लगाते हैं तब मिट्टी के साथ में मिला के हल्की परत के रूप में उसके चारों तरफ अपन लपेट सकते हैं। तो बेसिकली अपन देखते हैं तो ये था आपके सिंपल सा टॉपिक जो एकदम बेसिक नॉर्मल बेस पर आधारित है। किसी प्रकार कोई केमिकल फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल आपके लैंग्वेज के बेस पार्ट था कि खाद्य खली क्या है या अखाद्य खली क्या है, जैविक खाद क्या है, जैव उर्वरक क्या है, तो सारा आपके लैंग्वेज बेस पर मैटर था। आपने स्टडी किया, समझा होगा, और जितने भी प्रकार के वीडियो लेक्चर इस पार्ट पर आधारित है उनको एक देखें। और इस पार्ट का मैं आज PDF आपको सेंड करूँगा। PDF को मेंशन करते हुए प्रत्येक वीडियो लेक्चर को देखोगे ताकि उसमें काफ़ी कवरेज आपके मैटर सामने आ जाएगी। इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट उसको समस्या का समाधान करें। ध्यान रहे जितनी भी बातें बताई जा रही है उसको व्यवस्थित सुने और कंटेंट को व्यवस्थित तैयार करें। घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।